हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन बताती है, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आज हम उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। देखो, जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलाज यूज होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स को या किन्हीं थ्री वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एक तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, एज द नेम स्पेसिफाई, डॉट, इसको किससे? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को? डॉट से। और इन क्रॉस प्रोडक्ट वी सिंपल रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन बाय अ क्रॉस। ठीक है, अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट होंगे ए डॉट बी तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या रिजल्ट्स हैं वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। आज हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके लिए हमें स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें, स्केलर प्रोडक्ट लें, तो वो किसके इक्वल होता है? उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दो वेक्टर्स लेते हैं, जब हम पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं ना तो उसके बीच में एक एंगल बनता है ना, जिसे हम किससे? कोसाइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है, अगर इनका मैग्नीट्यूड हट जाए तो इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड हटा देते हैं तो सिंपल क्वांटिटी को हम, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसको कैसे लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हो, फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताया था डायरेक्शन से रिलेटेड वेक्टर होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन से। जैसे कि एक्स के कॉरेस्पॉन्ड क्या है? आई कैप, वाई के कॉरेस्पॉन्ड क्या है? जे कैप, एंड जेड के कॉरेस्पॉन्ड क्या है? के कैप। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, पहले हम इन्हीं एंटाइटीज का खुद से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। आई कैप डॉट आई कैप मस्ट बी इक्वल टू, या फिर सारी एंटाइटीज का इक्वली होता है डॉट प्रोडक्ट, जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये किसके इक्वल होता है? 1। ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, दैट इज 2i कैप मल्टीप्लाई बाय 2i कैप, तो वो क्या आएगा? आंसर 4, क्योंकि जो i कैप है वो मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आएगा? 4। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल होता है ना बीच में थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, वो क्या होता है? 0 डिग्री। तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर उसी एंटाइटी का, सिंपल सी बात है, अगर आई कैप का उसी डायरेक्शन में आई कैप के अलोंग हुआ तो एंगल बना कुछ बीच में? नहीं ना, पैरेलल हुए ना। तो इसीलिए कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे? 0। कोसाइन ऑफ एंगल, कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हो आप इन्हें, एक तरह से कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं ये। ठीक है, और अगर आपको यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ हो, दैट इज आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ठीक है, ये हुए, और क्या हुआ? के कैप का जे कैप से हो गया इज इक्वल टू 0। अगर इन्हें किसी और के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इफ दे आर मल्टीप्लाइड विद, क्यों है ऐसे? देखो, अब हमारे पास ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तीनों क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है? 0। ठीक है,
मतलब कि जो बीच में जो दो पोजीशन वेक्टर्स है, मतलब आई कैप और जे कैप का अगर हम प्रोडक्ट लेना चाहें तो बीच में कोसाइन ऑफ एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना जिनमें 3 लेते हैं हम, कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसमें जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच का एंगल क्या होता है, 3 ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बीच का एंगल कोसाइन ऑफ एंगल क्या आता है, 90 डिग्री। दैट इज व्हाई देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और उनके यूनिट वेक्टर्स गिवन है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है आपके पास x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो आपके पास क्या आएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। वाई, बिकॉज आई डॉट मल्टीप्लाई बाय आई डॉट क्या जाएगा, 1, मतलब x1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या आएगा, x1 मल्टीप्लाई बाय x2। अगर आप इसको पूरा ओपन अप करके देखना चाहो तो x1 आई कैप मल्टीप्लाई बाय y2 जे कैप क्या आएगा, 0। वाई, बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ वही वाली क्वांटिटीज लिखी हैं जो खुद में ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर्स के अलोंग वेक्टर्स दिए हों, आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हों तीनों कोऑर्डिनेट्स के और यूनिट वेक्टर्स दिए हों, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, x1 x2 y1 y2 और z1 z2 की यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ये सिंपल है आपके पास। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। तो वो क्या है, सबसे पहले तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, फिर भी इसमें डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप एक वेक्टर को उसी अपने ही खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या देगा, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। सिंपल। ठीक है, फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। सिंपल, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी में है फॉर टू कोलिनियर वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, सिंपल है, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद है हमारे पास लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये सारे जो फॉर्मूलाज है आपको अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब ज़्यादा स्पेसिफाई होंगे। मैथ्स में अगर आपके पास शायद आने वाला, सॉरी +1 +2 में तो है नहीं शायद आपके पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, तो थोड़े बहुत ये आपको इंट्रोडक्शन है। आपको आगे डेरिवेशन में पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और क्यों ली गई है। तो अब आ जाते हैं, ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि आपको कौन सी एंटाइटीज अब यूज़ करनी है। ठीक है, आपको वेक्टर्स यूज़ करने हैं। बेसिकली आपका पूरा वेक्टर वाला ही है इसमें। +1 में तो आपको वेक्टर्स काफ़ी क्रूशियल रोल है वेक्टर्स का। तो वेक्टर से रिलेटेड था ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, जो हमें अभी वर्क, एनर्जी और पावर की थ्योरम्स में यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा करवा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी यूनिट की तरफ, जो कि है या फिर चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, सिंपल सा है। जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो और अगर वो कोई डिस्प्लेसमेंट शो करती है तो मतलब वर्क हुआ है।
अगर आप किसी चीज पे धक्का लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट हिल जाता है तो वहां पे क्या है, मतलब आपका वर्क हुआ है। ठीक है, हम आज सिंपल वर्क ही पढ़ेंगे। तो वर्क क्या होता है हमारे पास, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, in the direction of displacement and the magnitude of displacement, in the direction and magnitude of displacement, ठीक है। वर्क डन इज सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के पहले में ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसीलिए आपको करवाया था ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर देखो हमारे पास वर्क डन है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने उसकी पोजीशन से हिला दिया है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करी हमने उसमें, फोर्स का रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स की हेल्प से ये कौन सा आया हमारे पास 5y Fy, और ये क्या आया Fx। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज x एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज y। तो हम इन कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं Fx वेक्टर इक्वल्स टू F cos थीटा, ठीक है, Fy vector is equal to F sin theta as there is no displacement seen along y component, ठीक है, as there is no displacement seen along y component of force, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, देखो मैंने पोजीशन यहाँ से यहाँ बनाई है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, वो उसने डिस्प्लेस किया है बाय फोर्स। जो हमारे पास दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यही वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड है जो जहां से चल के वहां गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि along y component of force there is no displacement, there is only displacement along x component। तो वर्क डन भी क्या होगा, सिर्फ along x component। तो वर्क डन along x component कैसे लिख सकते हैं हम, w इज इक्वल टू एफ एक्स और s मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा भी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स cos थीटा। सिंपल हम इसको लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में एफ एस cos थीटा। ये आ गया हमारे पास वर्क डन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपको सिंपल सा बताया मैंने कि जनरलाइज फॉर्म में कैसे आता है। अब देखो अगर केसेस होते हैं हमारे पास इसके, अगर जो है थीटा 0 है, केसेस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0, सिंपल सा है, जब थीटा 0 है मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर along सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फोर्स है कुछ ऐसी हमने अप्लाई करी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कोई एंगल है बीच में थीटा, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं एफ वेक्टर और एस वेक्टर, जो एंगल बीच में थीटा है वो क्या हो गया 0, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। जब थीटा 0 है तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या है, एफ इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपल सा है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग सेम डायरेक्शन देन वर्क डन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है टू वेक्टर्स के बीच में, अगर थीटा हमारे पास वो क्या हो गया 90 डिग्री,
मतलब फोर्स हमारी आप अपवर्ड्स लगा रहे हो और जो आपको डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल पे शो हो रही है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स के बीच में आपके पास एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ऐसा एंगल है आपके पास तो फिर थीटा को आप क्या लोगे, 90 डिग्री। तो वर्क डन यहाँ पे कैसे शो होगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। अच्छा, ऐसे सिंपल सी सिचुएशन देखो, ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर को धक्का दे रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आगे को, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऊपर को धक्का दे रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी, अपवर्ड्स डायरेक्शन। cos 90 is 0, then work done is 0. No work is done. अब देखो यहाँ पे वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हाउ, सिंपल सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हुई फोर्स की, डायरेक्शनल क्वांटिटीज हैं। डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, जो वर्क डन की डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स अलोंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ठीक है। इफ फोर्स इज ऑपोजिट, हमारे पास ऑपोजिट फोर्स हमने पूरी पढ़ी है, अभी कौन सी होती है, ऑपोजिट फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। देयर वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इट, कि हमारे पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन इट इज पॉजिटिव, इफ डन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब force applied is opposite in the direction of displacement, so the work done will be negative. And if the force is along the direction of displacement, work done can be simply represented by force into displacement. And if there is a perpendicular coordinate between force and displacement, means the work is done in the direction perpendicular to displacement or in the upward direction to the horizontal axis, then there will be no work done, मतलब object will not displace। तो ये था हमारे पास वर्क का सिंपल सा कंसेप्ट। आज हमने सिंपल सा वर्क का कंसेप्ट पढ़ा है, इसके बाद हम सिंपल सा एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट में कोलिजन वाला है, वो काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशंस है। सो बेटर है आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाने भी। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।